गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 14वां पार्ट बूढ़ी पृथ्वी का दुख वो आज हम करेंगे। बूढ़ी पृथ्वी, जैसा कि बेटा हमें नाम से ही पता चला कि इसमें पृथ्वी के दुख यानी कि उसका जो दर्द है उसके बारे में व्यथा है वो बताई गई है। ये बेटा हमारी कविता है जो कि निर्मला पुतुल द्वारा लिखी गई है। जैसे ही बेटा हम प्रकृति के बारे में वर्ड हमारा आता है प्राकृतिक चीज़ें, तो उससे क्या होता है हमारे मन में एक पृथ्वी का एक साफ सुथरा स्वच्छ जो वातावरण है वो हमारे दिल में आ जाता है और हम खुद को तरोताज़ा महसूस करते हैं। लेकिन क्या आज के हम पानी को देखकर, जो स्वच्छ जल है, क्या उसको देखकर हम कह सकते हैं कि ये साफ़ है? नदियों के पानी को देखकर नहीं कह सकते ना, क्योंकि वो कैसा हो चुका है, बहुत ही गंदा हो चुका है, उसको प्रदूषित हो चुका है। तो आइए बेटा देखते हैं कि हमारी जो कविता है उसमें कवित्री क्या क्या बता रही है हमें पृथ्वी के बारे में। इसमें बेटा पृथ्वी है, इसमें पूरी जो हमारी कविता है उसको अगर हम देखें तो पूरी ही जो कविता है उसका मानवीकरण किया गया है, यानी कि पूरी पृथ्वी के जितने भी उसके पेड़ हैं, उसके जितने भी हिस्से हैं, चाहे वो पेड़ हैं या फिर उसका नदियां हैं या पर्वत है, जो भी है उन सबको एक मानव के रूप में दिखाया गया है। जैसे मानव को दर्द होता है वैसे ही पृथ्वी के शिष्यों को भी दर्द होता है। और जो पृथ्वी है उसको बूढ़ी जो दादी, जैसे हमारी दादी होती है या नानी होती है, जो बूढ़ी अम्मा है, उनके साथ का बताया गया है कि जैसे वो दुखी होकर वो बैठ जाती है वैसे ही हमारी पृथ्वी की जो दशा है वो आज हो चुकी है। देखो बेटा, क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार। कवि क्या है, पहले ही प्रश्न पूछ रहा है बेटा, प्रश्न शैली का उसने प्रयोग किया है कि क्या तुमने कभी सुना है, क्या सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से, कि सपने में उसको चमकती हुई जो कुल्हाड़ियाँ हैं उसके डर से पेड़ों का जो चिल्लाना है उसकी क्या तुमने जो आवाज़ है वो कभी सुनी है? कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें, बचाओ के लिए पुकारते हजारों हजार हाथ। कि उन कुल्हाड़ियों के वार सहन करते करते, कि जैसे बेटा देखो कुल्हाड़ी से हम क्या करते हैं, उन पेड़ों को काटते हैं काटने वाले। तो क्या वो कहते हैं कि उस पेड़ की जो हिलती हुई टहनियाँ हैं वो क्या है, उनके हजारों हाथ हैं और वो सब क्या है, पुकार के लिए पुकारते हैं कि हमें छोड़ दो। लेकिन क्या तुमने उन हजारों हाथों को पुकारते हुए, बचाव के लिए पुकारते हुए, क्या तुमने उन हजारों हाथों को देखा है? क्या होती है तुम्हारे भीतर, क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस कटकर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर। वो क्या कहते हैं कवित्री आगे कहती है कि क्या तुम्हारे अंदर कोई चोट, धमस होता है चोट, क्या तुम्हारे अंदर कोई चोट लगती है, कोई पीड़ा होती है जब कोई पेड़ इस पृथ्वी पर कटकर गिरता है, यानी कि जब उस पेड़ को काटा जाता है, क्या तुम्हारे अंदर कोई दर्द होता है? आगे कहती है, सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढाप किस कदर रोती है नदियाँ। वो क्या कहती है कि क्या तुमने कभी रात का जो सन्नाटा है, रात की जो चुप्पी है, सब कुछ शांत होता है, वो कहता है कि उस अंधेरे में मुंह को ढक कर नदियाँ हैं वो कितना अधिक रोती है। क्या तुमने उस अंधकार में नदियों को रोते हुए देखा है? उनको कितना अधिक वो रो रही हैं, क्यों रोती हैं वो? इस घाट अपने कपड़े और मवेशी धोते, सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ। वो कहता है कि इस घाट पर हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, अपने कपड़े और जो पशु हैं उनको हम नहला रहे हैं, उनको धुला रहे हैं, अपने कपड़े धो रहे हैं, हम जो पशु हैं उनको वहाँ पे नहलाते भी हैं, ठीक है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि उसी घाट पर भी कोई प्यासे व्यक्ति है वो उस घाट पर पानी
पी रहा होगा। नदी को क्या कर रहे हैं बेटा, कपड़े धो के वहाँ अपने पशुओं को नहला के क्या कर रहे हैं, वहाँ का पानी गंदा कर रहे हैं। लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि वहाँ पर कोई व्यक्ति है वो पानी पी रहा होगा। और दूसरी तरफ कोई स्त्री है, वो किसी देवता को अर्घ्य वो दे रही होगी, वो भी क्या है, जल या दूध उस देवता को समर्पित करना चाहती है। कभी महसूस किया है कि किस कदर दहलता है, मौन समाधि लिए बैठे पहाड़ का सीना, विस्फोट से दूर जब छिटकता दूर तक कोई पत्थर। कि क्या तुमने कभी महसूस किया है कि किस हद तक दहलता है जो ये समाधि चुपचाप बैठा हुआ जो पहाड़ का सीना है, जब उसको विस्फोट से, यानी कि जैसे बेटा हम टर्नाइट वगैरह कोई बम से क्या करते हैं, हम पहाड़ को उड़ाते हैं ना, उसको तोड़ते हैं। वो कहता है कि जब उसका पत्थर उसमें से दूर हो जाता है, उस पहाड़ का जब जो सीना है जब वो उससे दूर हो जाता है, क्या तुमने उस मौन बैठे हुए उस पहाड़ के दुख को, उसके दर्द को क्या तुमने समझा है कभी? सुनाई पड़ी है कभी भरी दोपहरियाँ में हथौड़ों की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख। वो क्या कहते हैं कि जो भरी दोपहर है, दोपहरिया है बेटा, दोपहर का जो समय है, उस पर जो हथौड़ों की चोट से बिखरते हुए जो पत्थरों की जो चीख है, जो पत्थर रो रहे हैं बेचारे, क्योंकि पत्थरों को तोड़ा जा रहा है, पहाड़ को काटा जा रहा है। क्या तुमने कभी उस चीख को, उसको महसूस किया है? खून की उल्टियाँ करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े। वो क्या कहता है कि क्या तुमने कभी हवा को, जो तुम्हारे घर के पीछे वाला हिस्सा है, वहाँ पर उसको खून की उल्टियाँ करते हुए देखा है? वो कह रहा है कि हमने देखा। क्यों? क्योंकि हमने हवा को इतना अधिक प्रदूषित कर दिया है कि वो भी अपनी हिम्मत है। आगे कहता है, आगे कवित्री कहती है, थोड़ा सा वक्त चुरा कर बतियाया है कभी शिकायत न करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख। वो क्या कहता है कि क्या तुमने कभी थोड़ा सा समय निकाल कर, जो कभी शिकायत नहीं करती उस बूढ़ी जो गुमसुम बैठी हुई पृथ्वी है, क्या उससे कभी तुमने उसका जो दुख है वो पूछा है? वो आगे क्या कह रहे हैं, क्या क्यों वो पृथ्वी को बूढ़ा क्यों बताया? क्योंकि बेटा उसके क्या है, पेड़ों को हम काट रहे हैं, उसके पानी को हम नदियों के पानी को गंदा कर रहे हैं, पहाड़ों को हमने काट दिया, तो उसकी जो हालत है वो कैसे हुई, बूढ़े व्यक्ति की तरह, बूढ़ी अम्मा की तरह हो गई है। तो वो कहता है क्या तुमने उसके कभी दुख को देखा है, उससे पूछा कि वो इतनी गुमसुम क्यों है? अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। वो क्या कहते हैं, आगे कवित्री कह रही कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो क्षमा करना, मुझे ऐसा शक है कि तुम आदमी ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि आदमी का तो कर्तव्य है दूसरे आदमी के सुख और दुख है जो उसमें हिस्सेदारी लेना, लेकिन तुमने तो कभी उसके दुख को पूछा ही नहीं, वो चुपचाप अपने दुख को सहने करती रही। ठीक है बेटा, ये हमारी जो कविता है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। इससे आगे इसका अभ्यास करिए, वो अब हम देखते हैं। पहला प्रश्न है बेटा, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए जो प्रश्न है उनके उत्तर देने हैं। मानवीकरण का अर्थ है, क्या है मानवीकरण का? जो मानव नहीं है उसे मानव के रूप में कल्पित करना। ये हमारा जो आंसर है वो सही है। नेक्स्ट है पर्यावरण का अर्थ है। पर्यावरण क्या है? मनुष्य के जो हमारे चारों तरफ का आवरण है, जो हमारी प्राकृतिक स्थिति है वही है मनुष्य के लिए अनिवार्य आसपास की प्राकृतिक स्थिति। नेक्स्ट है कविता में पेड़ों के हजारों हजार हाथों के हिलने से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? वो रक्षा की गुहार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें सुरक्षा दीजिए। क्यों? क्योंकि हमें हमारा जो पेड़ है वो कट रहा है, तो वो क्या है, अपने आप को बचाना चाह रहे हैं कि इस पेड़ बच जाए। नेक्स्ट है बेटा, निम्नलिखित कथनों में से सही के सामने सही का निशान, गलत के सामने क्रॉस का निशान है, वो हमें लगाना है। नदियाँ मुंह ढाँप कर रोती हैं का अर्थ है कि उनकी पीड़ा को कोई समझ नहीं रहा। क्या उनकी पीड़ा हमें समझ आई? नहीं आई ना बेटा, क्योंकि हमने तो कभी नदी को रोते हुए ही नहीं देखा।
लेकिन क्या उनको हम गंदा कर रहे हैं। हर रोज़ लोग उनमें से पानी भी पी रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम आने वाली जो पुस्तें हैं उनकी तरफ नहीं देख रहे, हम उस चीज़ का क्या है दुरुपयोग कर रहे हैं। नदियाँ मुंह ढाँप कर रोती हैं में क्या मानवीकरण है यस। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संसाधनों का मनमाना उपयोग हमारा अधिकार है? नहीं, हमारा कोई अधिकार नहीं है बेटा ऐसा। ये भी हमारा सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, सोचा है कभी कि उस घाट पर्शियन के द्वारा कवित्री घाट की सराहना करना चाहती है? नहीं, वो घाट की कोई सराहना नहीं कर रही, वो तो अपितु हमारा ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहती है ना। क्योंकि वहाँ की जो गंदगी है, जो नदियों का पानी प्रदूषित हो चुका है, उसकी तरफ वो हमारा ध्यान दिलाना चाहती है। नेक्स्ट है बेटा, हृदय विदारक का अर्थ देने वाला मुहावरा कौन सा है? सीने पर पहाड़ रखा होना। नेक्स्ट है, खून की उल्टियाँ करते अपने घर के पिछवाड़े पंक्तियों के माध्यम से कवित्री क्या कहना चाहती है कि चंद लोगों के विकास की यातना झेलने वाले वर्ग की पीड़ा का संकेत करती है, घर के पिछले भाग को साफ सुथरा रखने का आग्रह करती है, प्रकृति पर मनुष्य की विजय का उद्घोष करती है। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है, कौर गौ भी नहीं है, सिर्फ ये है क्या है, सिर्फ कुछ लोग विकास के चक्कर में क्या कर रहे बेटा, जो प्रकृति है उसके साथ खिलवाड़ कर रही हैं। नेक्स्ट है बेटा, सही के सामने में सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। हमें जल का प्रयोग करते हुए भावी पीढ़ी का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, हमें ध्यान रखना चाहिए। हम किसी भी प्राकृतिक अगर चीज़ का हम प्रयोग कर रहे हैं तो हमें भावी पीढ़ी को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कवित्री ने विकास के लिए पहाड़ों का विस्फोट से उड़ाना मनुष्य की मजबूरी बताया है उसने? नहीं, सिर्फ आदमी अपने स्वार्थ के चक्कर में ऐसा काम करता है बेटा, स्वार्थ में कर रहा है। कवित्री ने तो बिल्कुल भी नहीं बताया मजबूरी। हमारी क्या मजबूरी है? पहाड़ को तोड़ना कुछ भी नहीं है। पहाड़ मनुष्य की रक्षा के लिए आवश्यक है, इसलिए उसे भूधर भी कहते हैं हम भूधर। हाँ। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वार्थ प्राकृतिक संसाधनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ, व्यक्तिगत स्वार्थ है वो प्राकृतिक संसाधनों का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि अगर हम अपने स्वार्थ को छोड़ दें तो बेटा प्राकृतिक चीज़ें सारी सुरक्षित रहेंगी। नेक्स्ट है बेटा, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में कौन सी विशेषता नहीं है? मानवीकरण की विशेषता है, पर्शन शैली भी है, दृश्यात्मकता भी है, ओजस्विता नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट है बेटा, मानवीकरण नहीं है, पेड़ों का चित्कार, नदियों का रोना, मौन समाधि लिए बैठा पहाड़, पेड़ की हिलती टहनियाँ इस वाक्य में नहीं है बेटा। ये जो लाइन्स है हमारी, पेड़ों की हिलती टहनियाँ इसमें नहीं है। ठीक है बेटा, ये हमारी जो कविता थी बूढ़ी पृथ्वी का दुख वो हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।